Hello students, today we will study democracy in the contemporary world, class 9th politics first chapter। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की दो कहानियाँ, फिर इसका मिलिट्री कॉप होता है चिली में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलैंड का केस हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फेजेज ऑफ डेमोक्रेसी, और लास्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग खास करके पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की दो कहानियों को हम लोग देखते हैं। पहला है चिली। चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और दूसरा पोलैंड यूरोपियन कंट्री है। चिली में डेमोक्रेसी से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है और फिर इसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी रीस्टोर होती है। जबकि पोलैंड में पहले से नॉन डेमोक्रेसी रहती है, एक टोटलिटरियन गवर्नमेंट रहती है और फिर वहाँ से डेमोक्रेसी आती है। तो हम लोग पहले चिली के केस को देखते हैं। केस ऑफ चिली 11 सितंबर 1973 की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं चिली के प्रेसिडेंट साल्वादोर एंदे, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, एंदे, वो एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच का एक्सट्रैक्ट कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें वो कहते हैं अपने कंट्री के सिटीजन्स को, वर्कर्स को एड्रेस करते हुए, वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चिली, मुझे चिली में विश्वास है एंड इट्स फ्यूचर, और इसके भविष्य में, अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क, दूसरे लोग आएंगे जो इस अंधेरा को ख़त्म करेंगे, एंड बीटर मूवमेंट, और ये जो ये करवा मूवमेंट है इसको व्हेन ट्रीजन सिक्स टू प्रिवेल, कीप इन माइंड, ध्यान में रखे, मच सूनर देन लेटर, बहुत ही जल्द ग्रेट एवेन्यूज विल अगेन बी ओपन, फिर से सारे ग्रेट एवेन्यूज खुल जाएंगे जिसमें से कि लोग फ्रीली मूव करेंगे और एक बेहतर सोसाइटी बनाएंगे। लॉन्ग लिव चिली, लॉन्ग लिव द पीपुल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स। दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये मेरे अंतिम शब्द हैं। एंड आई एम सर्टेन दैट माई सेक्रीफाइस, की मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं निश्चित हूँ कि एट द वेरी लीस्ट, बहुत ही शीघ्र, इट विल बी ए मोरल लेसन, एक नैतिक सीख होगी, दैट विल पनिश, कास्टिगेट फेलोनी, कोआर्डिस एंड ट्रीजन। कास्टिगेट मीन्स होता है गुंडागर्दी, फेलोनी मीन्स ग्रेट सिंस, कोआर्डिस मीन्स कायरता, टिमिडिटी, एंड ट्रीजन मीन्स बिट्रेयल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और कंट्री, देशद्रोह। तो इसकी सीख मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी तो देखते हैं। अगस्तो पिनोसे उनका नाम है जिन्होंने कॉप किया था। साल्वादोर एलेंदे, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साल्वादोर एलेंदे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली के फाउंडर लीडर थे और उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने लड़ा था 1970 में अंडर द कोएलिशन पॉपुलर यूनिटी। तो उस कोएलिशन का नाम क्या था, पॉपुलर यूनिटी। जैसे कि कोएलिशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोएलिशन। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, कोएलिशन। और इन पार्टियों के बीच जो ये फ्रेंडशिप होती है इसको कहते हैं अलायंस, है ना। तो पॉपुलर यूनिटी ये कोएलिशन था और इसने इलेक्शन जीता और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं चिली के 1970 में साल्वादोर एंदे। और जब ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं तो कुछ रिफॉर्मेशन स्टेप्स लेते हैं चिली के बेटरमेंट के लिए। पहला है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम को वो अच्छा करते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए वो फ्री मिल्क की व्यवस्था करते हैं। तीसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दी लैंडलेस फार्मर। एंड फोर्थ, अपोज फॉरेन कंपनीज का अपोज करने का काम किया एंदे ने। दोज वे आर टेकिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द चिली, जो चिली से निकाल कर लेकर जा रहे थे ऐसे फॉरेन कंपनीज। खास करके जो इसमें जो कंपनियाँ थी वो अमेरिका की कंपनियाँ थी, यूएसए की कंपनियां थी। लेकिन ये रिफॉर्मेशन, ये बेटरमेंट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। और ऐसे कौन कौन से लोग थे तो उसमें सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि इनकी ही ज़मीन छीन कर दे दिए गए थे लैंडलेस फार्मर्स को। फिर इसके बाद चर्च, रिच पीपुल्स, अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूएसए, और ये सबसे बड़ा यूएसए, इसने फंड भी किया, सपोर्ट भी किया कॉप के लिए। अगस्तो पिनोसे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसकी मदद की थी यूएसए ने। मिलिट्री कॉप ऑफ 1973, कॉप मीन्स क्या होता है, सडन ओवरथ्रो ऑफ लीगल गवर्नमेंट बाय इलीगली अगर हम किसी लीगल गवर्नमेंट को, चुनकर आए हुए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर ओवरथ्रो कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉप। तो आर्मी जनरल नाम था अगस्तो पिनोसे जिसने इस कॉप को लीड करने का काम किया। ऑन मॉर्निंग 11 सितंबर 1973 मिलिट्री कैप्चर सी पोर्ट, वहाँ के सी पोर्ट को, चिली के सी पोर्ट को कैप्चर कर लेता है। चिली मेन रूप से साउथ पैसिफिक ओशियन के पास में लोकेटेड है, वहाँ पर ये चिली कंट्री है। तो बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं। आप अगर मैप में देखेंगे, एटलस में देखेंगे तो चिली एकदम पतला सा लंबा सा होगा, बहुत दूर तक फैला होगा। आप साउथ अमेरिका में देख सकते हैं, पेरू के नीचे।
डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। एलएनडी वाज आस्क्ड टू, एलएनडी को कहा जाता है कि वो रिजाइन करे या देश छोड़कर चले जाए, लेकिन एनडी ने इन दोनों ऑफर्स को ठुकरा दिया। ना तो वो रिजाइन करने के लिए तैयार थे और ना ही कंट्री छोड़ने के लिए। प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया जाता है, बॉम्बिंग होती है, एंड एनडी डाइड इन दिस अटैक, और एनडी इस अटैक में मर जाते हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस को ला मोनेदा कहा जाता है, तो इस ला मोनेदा को यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस को, हाउस को घेर कर बॉम्बिंग की जाती है। अब इसके बाद जनरल अगस्तो पिनोशे वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं चिली के, जब वहाँ पर एनडे की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पर ये बनते हैं चिली के प्रेसिडेंट अगस्तो पिनोशे। 17 सालों तक ये चिली के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1973 की ये बात है। दस पावर शिफ्टेड फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू मिलिट्री गवर्नमेंट, और हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनकर आई थी, अब उसके जगह पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप लेड बाय जनरल अगस्तो पिनोशे। जब अगस्तो पिनोशे गवर्नमेंट में आता है तो वो अपने डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करता है पूरे चिली में। पिनोशे गवर्नमेंट टॉर्चर करता है, मारता है सेवरल ऑफ दोज, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते थे एलएनडी को या चाहते थे कि डेमोक्रेसी यहाँ पर फिर से रीस्टोर हो जाए, बैक आ जाए, फिर से वापस आ जाए। तो ऐसे लोगों को टॉर्चर करने का काम, मारने का काम पिनोशे की गवर्नमेंट करती है। इसी में एक मेन नाम रहता है जनरल अल्बर्टो बेस्ले का, जो कि चिलियन एयरफोर्स के मेंबर रहते हैं। जनरल अल्बर्टो बेस्ले चिलियन एयरफोर्स डिनाइड टू ज्वाइन कॉप, तो वो कॉप को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, उनको मार दिया जाता है। उनकी बेटी और उनकी वाइफ, हिज वाइफ एंड डॉटर पुट इनटू प्रिजन, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। 3000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, और कई सारे लोग जो है सो मिसिंग, जिनका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया है कि उनके साथ क्या हुआ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जनरल अगस्तो पिनोशे। रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन चिली, चिली में फिर डेमोक्रेसी किस तरीके से रीस्टोर होती है। अगस्तो पिनोशे 1988 में सोचते हैं कि रेफरेंडम कराया जाए। रेफरेंडम क्या होता है? ए डायरेक्ट वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जो वोट कराया जाता है, वोटिंग की जाती है, उसे हम रेफरेंडम कहते हैं। तो अगस्तो पिनोशे ने डिसाइड किया कि हम रेफरेंडम कराएंगे 1988 में, और उन्हें विश्वास था कि ज़्यादातर लोग हाँ कहेंगे, चाहेंगे कि फिर से इन्हीं की सरकार रहे, अगस्तो पिनोशे ही रहे। लेकिन उनकी ये गलतफहमी रहती है, ज़्यादातर लोग ना कहते हैं उनकी गवर्नमेंट को। उस रेफरेंडम में उन्हें हाँ या ना कहने के लिए कहा जाता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो ज़्यादातर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनकी इस प्रपोजल को। द आर्मीज रोल इन कंट्रीज गवर्नमेंट इज रिड्यूस्ड, और जब ये पावर से हट जाते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर इसके बाद ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स किए जाते हैं जिसके अनुसार आर्मी का जो रोल हो वो गवर्नमेंट में, कंट्री के गवर्नमेंट में, वो कम हो जाए, ताकि फिर से आगे चलकर कभी कॉप ना हो पाए। न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑर्डर इंक्वायरीज इनटू पिनोशेज रूल, नए गवर्नमेंट जो बनी थी उसने पिनोशे के रूल के समय में जितनी भी जातियाँ हुई थी, गलतियाँ हुई थी, इसको लेकर इंक्वायरी की ऑर्डर देती है। और जो रिपोर्ट आती है इंक्वायरी की, वो कहती है कि जो अगस्तो पिनोशे का रेजिम था, शासनकाल था, वो केवल डेस्पोटिक ब्रूटल ही नहीं था, बट करप्ट ऑल्सो, करप्ट भी था। जनरल अल्बर्टो बेस्लेस डॉटर, उनकी डॉटर का नाम रहता है मिशेल बेस्ले, एक डॉक्टर रहती है, एंड ए मॉडरेट सोशलिस्ट, और एक मॉडरेट सोशलिस्ट रहती है जो सुधार चाहती है, लिबरलिज्म की बात करती है। बिकेम फर्स्ट वोमेन टू बी डिफेंस मिनिस्टर, जो पहली डिफेंस मिनिस्टर बनती है इन लैटिन अमेरिका, वोमेन डिफेंस मिनिस्टर, पहली वोमेन डिफेंस मिनिस्टर बनती है लैटिन अमेरिका में। और आगे चलकर 2006 में 2006 में ये प्रेसिडेंट बनती है, कहाँ की? तो चिली की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह प्रेसिडेंट मिशेल बेस्ले ये एड्रेस कर रही है अपने सपोर्टर्स को आफ्टर हर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जनवरी 2006। जनवरी 2006 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जीतने के बाद। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस फोटोग्राफ डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्शन रैली इन चिली एंड इन इंडिया? क्या आप भारत में होने वाले इलेक्शन रैली और चिली में होने वाले इलेक्शन रैली के बीच के अंतर को समझ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर रैली किस तरीके का हो रहा है और हमारे कंट्री में कैसी रैलियाँ होती है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है, और वहाँ के एक बहुत ही रिचेस्ट, चिली के बहुत ही रिचेस्ट मैन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हराती है,
और इसके बाद अपनी इसी विक्ट्री स्पीच में, जहाँ जो यहाँ पर ये विक्ट्री स्पीच दे रही है अपने सपोर्टर्स को, यहाँ ये कहती है कि बिकॉज आई वाज द विक्टिम ऑफ हैटर, क्योंकि मैं नफरत की पीड़ित थी, शिकार थी। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हैटर, उस नफरत को मैंने बदलने में अपनी ज़िंदगी का समर्पण कर दिया। एंड टर्न इट टू अंडरस्टैंडिंग, और उसे मैंने बदल दिया नफरत को किस में, तो समझदारी में, टॉलरेंस में, एंड वाई नॉट से इट इन टू लव। यह है मिशेल बेशले का रिसेंट फोटोग्राफ्स, और अभी मिशेल बेशले यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर के रूप में काम कर रही है। यह है सल्वाडोर एलेंदे, और यह है उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस। प्रेसिडेंशियल पैलेस को चिली में ला मोनेदा कहा जाता था। ये उसको किस तरह से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड का केस क्या है। पोलैंड में रूल की एक ही पार्टी थी, 1980s के आसपास की बात है। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, केवल एक ही पार्टी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन, कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। और इसी को हम कहते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। चाइना में इसी तरह की गवर्नमेंट है। पीपल कुडंट फ्रीली चूज लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और गवर्नमेंट, लोग फ्रीली चूज नहीं कर सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को या गवर्नमेंट को। जो भी अपोज करता था लीडर्स को या पार्टी को, इस पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जितने भी फैक्ट्रीज थे, बिग प्रॉपर्टीज थे, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के थे। ऑल इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस वेयर इलीगल, कोई भी अपने तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन नहीं ओपन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही सपोर्टेड या रन ट्रेड यूनियंस चलेंगे। ट्रेड यूनियंस मीन्स बिजनेसमैन की यूनियन, वर्कर्स की यूनियन। दिस पार्टी और गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन यानी रशिया के द्वारा। ए पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी, उस समय ये एक पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी थी। बाद में यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है और फिर रशिया आ जाता है। तो हम लोग जिस समय ये यूएसएसआर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उस समय ये इसको सपोर्ट किया करता था। और यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्री है। ऑन 14 अगस्त 1980 की बात है। वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड के जो वर्कर्स थे इन द डांस्क, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, डांस्क सिटी, वेंट ऑन स्ट्राइक। तो पोलैंड में डांस्क शहर के में जो लेनिन शिपयार्ड थे उसके वर्कर्स 14 अगस्त 1980 को स्ट्राइक पर चले गए। क्यों चले गए? बिकॉज दे वर डिमांडेड टू टेक बैक ए ओमेन क्रेन ऑपरेटर, एक ओमेन क्रेन ऑपरेटर जिसे कि निकाल दिया गया था, अनजस्टली डिसमिस कर दिया गया था, उसे ये लोग वापस लाना चाहते थे। जब इनकी स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर इसमें ज्वाइन करते हैं ए फॉर्मल इलेक्ट्रिशियन जिनका नाम रहता है लेक वेलेजा, और ये इस स्ट्राइक को ज्वाइन करते हैं। इन्हें भी पहले डिसमिस किया जा चुका था 1976 में फॉर डिमांडिंग हायर पे। इन्होंने भी हायर पे की डिमांड की थी, तो इन्हें भी डिसमिस कर दिया गया था इनके सर्विस से 1976 में। और 4 साल के बाद जब ये लेनिन शिपयार्ड डांस्क शहर में स्ट्राइक शुरू होती है तो ये सपोर्ट करने वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद स्ट्राइक पूरे शहर में फैलने लगती है, फिर इसके बाद वहाँ से निकलकर यूरोप के दूसरे शहरों में भी फैलती है। दे रेज्ड देयर डिमांड्स, और जब स्ट्राइक इनकी बड़ी होने लगती है तो अब इनकी डिमांड्स थोड़ी सी बढ़ जाती है वर्कर्स की। अब ये डिमांड करने लगते हैं क्या, तो देयर डिमांड्स ऑफ राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, कि अब हम लोग ट्रेड इंडिपेंडेंट यूनियन बना सके। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको कि कैद करके रखा गया है तो उन्हें रिलीज किया जाए। एंड इन टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, और प्रेस के ऊपर में जो सेंसरशिप है उसे भी ख़त्म किया जाए। Workers led by Veleza signed a 21-point agreement with government and ended the strike. जब ये काफ़ी स्ट्राइक पॉपुलर होने लगता है तो गवर्नमेंट वहाँ की इससे घबरा जाती है, और फिर इसके बाद 21 पॉइंट पर एग्रीमेंट होता है लेक वेलेजा के साथ या वर्कर्स के साथ, और स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ए न्यू इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडारनोस्ट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सोलिडारनोस्ट, और इंग्लिश में सोलिडेरिटी। तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन सॉलिडेरिटी फॉर्म होता है, और एक ही साल के अंदर में ये पूरे पोलैंड में छा जाता है, और इसके 1 करोड़ मेंबर्स इसके बन जाते हैं। इट बिकेम रिवीलिंग वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और इसके बाद धीरे धीरे ये जो ट्रेड यूनियन है ये गवर्नमेंट की करप्शन की, गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की बातों को रिवील करने लगे, लोगों के सामने लाने लगे। इससे जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जरुजेल्स्की एनेक्सियस एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981, और 1981 में जनरल जरुजेल्स्की ने मार्शल लॉ दिसंबर 1981 में इम्पोज कर देता है।
means army law. Thousands of solitary members present and all freedoms were taken back. और जितने भी solitary members थे सभी को, thousands को से भी ज़्यादा को प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और उनको जो आज़ादी मिली थी 21 पॉइंट एग्रीमेंट के थ्रू, तो उसको फिर से वापस ले लिया जाता है। आगे चलकर कुछ सालों के बाद 1988 में ये सॉलिडेरिटी मेंबर्स फिर से स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। एट दैट टाइम पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर, और उस समय पोलिश गवर्नमेंट वीकर हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, और यूएसएसआर भी उस समय मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि यूएसएसआर खुद उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में फंसा हुआ था। वो खुद कई भागों में टूटने के लिए जा रहा था। रशिया कई सारे पार्ट्स में टूट रहा था, जिसमें कि आज हम देख सकते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री बहुत सारे 17 पार्ट्स में टूट जाता है। तो यूएसएसआर उस समय खुद समस्याओं में था, तो वो मदद नहीं कर सकता था पोलैंड का। एंड इकोनॉमी वाज डिक्लाइंड, और इकोनॉमी भी वहाँ कमज़ोर हो रही थी। थ्रू एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989 में एक एग्रीमेंट होता है फिर से बेलेजा के साथ गवर्नमेंट की, एंड डिसाइडेड टू फ्री इलेक्शन, कि इलेक्शन फ्री कराया जाए, फ्री रूप से इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन होती है, सॉलिडरिटी जो थी वो जीतती है 99 सीट्स आउट ऑफ 100 सीट्स। 100 सीट्स में से 99 सीट्स ये सॉलिडरिटी ट्रेड यूनियन जो था ये जीतता है, या इस पार्टी ने जीतता है। इन सीनेट के में, एंड पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अक्टूबर 1990, और इस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहली बार अक्टूबर 1990 में होती है ऑर्गेनाइज्ड पोलैंड में, और वेलेजा इसके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले एक टोटलिटरियन गवर्नमेंट थी यहाँ पर, जो कि ख़त्म होकर यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेक वेलेजा के लीडरशिप में इस्टेब्लिश होती है पोलैंड में। पोलैंड में से आप याद रखेंगे, जब आप लोग नाजी चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हिटलर अटैक करता है 1939 में पोलैंड में ही एक कंसंट्रेशन कैंप ऑक्सबीच करके खोलता है उस कंसंट्रेशन कैंप को, और यही कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वार का भी। तो हम लोग हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे पोलैंड के केस को, लेकिन वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, हम लोग डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं। यह है सोलिडारनोस्ट लेक वेलेजा, आप देख सकते हैं इनका पिक्चर। यह है लेक वेलेजा का अभी रिसेंट का पिक्चर, ये ऊपर में आपकी बुक में इसी तरह का एक पिक्चर दिया होगा। लेक वेलेजा को 1983 में, शायद आप कंफर्म नहीं है, लेकिन 1983 में ही शायद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ये बात तो फिक्स है। नोबेल पीस प्राइज़ भी उन्हें मिल चुका है लेक वेलेजा को। यह है डांस्क शहर, कितनी खूबसूरत है देख सकते हैं पोलैंड का। पोलैंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे शहर हैं। पोलैंड का कैपिटल है वार्साव, वो भी बहुत अच्छा शहर है पोलैंड का, वार्साव, कर्साव, और ये डांस्क। साउथ पैसिफिक ओशियन के किनारे बसा हुआ है चिली, और चिली के ऊपर में है पेरू। पेरू के बारे में अब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एक पेरू का आएगा, पेरुवियन कोस्ट से हॉट स्ट्रीम वाटर चलती है, जिसे हम अल नीनो कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन दो केसों को देखकर कुछ कंक्लूजन्स निकलती है। कंक्लूजन्स ये निकलती है कि हमने देखा है कि जब अगस्तो पिनोसे की चिली में रूल रहती है, तो पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, तो रूलर्स को चेंज करना मुश्किल था लोगों के लिए। अपना फ्रीडम नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। और पोलैंड के केस में मैंने भी देखा कि अपना ओपिनियंस लोग नहीं रख सकते थे, कोई अपना लीडर चूज नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे, कोई क्लब यूनियन नहीं बना सकते थे। तो दोनों केस हमने देखा। इन दोनों केसों से क्या कंक्लूजन निकलता है? इन दोनों केसेस से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर, कि जिसमें लोग अपने रूलर को चूज कर सकते हैं। ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, केवल लीडर्स जो लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं उनके द्वारा ही कंट्री के ऊपर में रूल किया जाना चाहिए। पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, टू ऑर्गेनाइज एंड टू प्रोटेस्ट। लोगों के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, टू ऑर्गेनाइज हो सके, क्लब यूनियन बना सके, एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट कर सके। तो ये है डेमोक्रेसी के टू फीचर्स। द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का चेंजिंग मैप, डेमोक्रेसी कैसे पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक्सपेंड किया है, फैला है, स्प्रेड किया है।
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950, 1900 में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जहाँ पर 1900 में, वो रेड कलर में है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है यूएसए, ये है यूएसए, उसके ऊपर में कनाडा, यहाँ पर ये है आपको देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पर ये पतला सा, ये है आपका चिली, यहाँ पे है साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, और ये है चिली, उसके ऊपर में है पेरू, इधर नीचे में है अटलांटिक सी, साउथ अटलांटिक सी। और ऑरेंज कलर में जो है वहाँ वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950 बट नॉट इन 1900। तो ऑरेंज कलर वाले जितने भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कंट्री हैं, यहाँ पर 1950 में डेमोक्रेसी तो थी आई, लेकिन 1900 में यानी उससे 50 ईयर्स एगो नहीं थी। जैसे हमारा इंडिया देख सकते हैं ऑरेंज कलर में है, यहाँ 1950 में डेमोक्रेसी आई है, 1951 में पहला इलेक्शन हुआ था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ। और उससे पहले 1900 की बात करें, 50 ईयर्स एगो की बात करें हमारे कंट्री के ही पर्सपेक्टिव में, तो हमारा कंट्री क्या था, एक कॉलोनी था, ब्रिटिश का रूल था, तो वहाँ डेमोक्रेसी थी क्या हमारी कंट्री में? नहीं, उस समय तो नामो निशान नहीं था। यहाँ नीचे हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी ये भी पहले कॉलोनीज़ के रूप में ही काम कर रहे थे, तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया के ऊपर में ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी आई 1950 में, हालांकि अभी वहाँ पर बनाना डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी कहने के लिए तो है। तो ये भी आई है 1950 में ही। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान 2000 में फिर यहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है जब जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन फिर बाद में अभी वहाँ पे इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उसके पहले नवाज शरीफ थे, तो डेमोक्रेसी फिर वापस आती है यहाँ पर पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी गई है, आई है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई है, तो हम लोग देखेंगे। आपके बुक में केवल एक ही बार के बारे में दिया हुआ है, परवेज मुशर्रफ के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1975 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ में निकल कर आई है। यहाँ पर आप ऊपर में देखिए, ये है रशिया, यहाँ अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। नीचे यहाँ पे देखिए ये है चाइना, चाइना में अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ ये है मंगोलिया, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर ये है ब्राज़ील, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राज़ील, यहाँ पर 1975 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पतला सा ये है चिली, यहाँ पे देख सकते हैं 1973 के आसपास में, क्या यहाँ डेमोक्रेसी थी? नहीं, कॉप हो चुका था चिली में। तो यहाँ भी देखिए अभी ये वाइट कलर में आ गया है, थोड़ा सा पतला सा है, देखिए ये वाइट कलर में, ये चिली है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000 के में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ, तो यहाँ देखिए फिर से चिली में वापस आ गई है। यूएसए कनाडा वगैरह में तो है ही, ब्राज़ील में भी डेमोक्रेसी आ चुकी है। हमारे कंट्री में तो शुरू से ही डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, इधर आपको कुछ मिलेंगे सऊदी अरबिया वगैरह, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी अभी भी नहीं है, तो 2000 में भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान है, ये इंडिया के ऊपर में पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़े समय के लिए 2000 में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटरशिप कॉप कर दिया था। कारगिल लड़ाई के बाद 1999 में कारगिल लड़ाई हुई थी जिसमें हार हुई थी, तो इसके बाद वहाँ पर कॉप हो गया था, नवाज शरीफ को हटा दिया गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो देख सकते हैं आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000। चाइना में अभी भी नहीं है क्योंकि यहाँ टोटलिटेरियन है। तो डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ? डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंस थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। पूरी तरीके से हम देखा जाए तो 20th सेंचुरी तक आते आते 2000 तक आते आते ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के, उसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। डेमोक्रेसी डिडंट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम देख सकते हैं कि इवनली ये डेमोक्रेसी एक्सपेंड नहीं हुई है सभी जगह। क्या सभी कंटिनेंट में इक्वली है डेमोक्रेसी? नहीं। बराबर है डेमोक्रेसी? नहीं है। आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। एशिया के बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें नहीं है। इधर आप देख सकते हैं ये है आपको नॉर्थ अमेरिका, यहाँ इसके ज़्यादातर कंट्रीज़ में है, साउथ अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज़ में है, लेकिन एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी भी नहीं है। और यहाँ पर अफ्रीका में देख सकते हैं 2000 के आसपास ज़्यादातर कंट्रीज़ में नहीं है। तो डेमोक्रेसी इवनली स्प्रेड नहीं की है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सम रीजन्स एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन्स। ये कुछ रीजन्स में पहले आई और फिर दूसरे रीजन्स में फैली है डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टुडे बट सम आर स्टिल नॉन डेमोक्रेटिक। बहुत सारे देश आज डेमोक्रेटिक हैं लेकिन अभी भी कुछ देश हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन से कंट्री अभी भी हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं। जैसे कि चाइना है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं,
जो जहाँ पे कि डेमोक्रेसी अभी भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया उधर हम देखेंगे नहीं है डेमोक्रेसी। थैंक यू फॉर दी वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेजेज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और फिर हम लोग म्यांमार का, पाकिस्तान का, घाना का, कुछ कंट्रीज़ का केस हम स्टडी करेंगे। सो अगेन थैंक यू फॉर दी वाचिंग।